नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के अंक में जो विषय हम लेकर आए हैं वो विषय है तनाव प्रबंधन। चाहे आज छोटे बच्चों की बात करें, हमारे नौजवानों की बात करें, चाहे थोड़े से उम्र दराज लोगों की बात करें, बात जब तनाव की आती है तो हर किसी को है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर हल्का फुल्का तनाव आप रखते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर तनाव पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है तो आपकी शारीरिक और मानसिक आपको बीमार कर सकता है। बहुत सारी चर्चा आज हम अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं तनाव प्रबंधन विषय पर। विषय से संबंधित प्रश्नों का हम स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में। अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में अपने प्रश्नों को पहुंचाना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स आप लिख लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। विषय एक बार फिर से बता देती हूँ, तनाव प्रबंधन हमारा आज का विषय है, तो विषय से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। YouTube के माध्यम से इस वक्त हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तमाम हम जो दर्शक हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए हमें। हमारी हर बार कोशिश होती है कि अगर आपके विषय से संबंधित कमेंट्स होते हैं तो आपके कमेंट्स को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। दर्शकों, तनाव प्रबंधन हमारा आज का विषय है और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, आमंत्रित किया है देहरादून शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पवन शर्मा को। डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि तनाव हल्का फुल्का हो तो ये कहा जाता है कि ये जरूरी भी है, इससे हम हेल्दी रहते हैं। जी हाँ। लेकिन तनाव एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, हम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या लेवल होता है तनाव का? हाँ, जो आपने आज विषय रखा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रखा है तनाव प्रबंधन, क्योंकि तनाव से हम बच नहीं सकते। हाँ, इसका प्रबंधन जरूर कर सकते हैं और जितना कुशल प्रबंधन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कह लीजिए कि जब भी हम पैदा होते हैं वो तनाव के साथ ही पैदा होते हैं और ये तनाव हमारे सर्वाइवल के लिए यानी जीने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर तनाव नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे और ये कह लीजिए हम एक काल्पनिक जीवन में जी रहे होंगे, एक सपने की तरह से। तो इसलिए तनाव बहुत जरूरी है। तनाव ही हमें हर बार आगे बढ़ाता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे कहीं भी देख लीजिए। लेकिन जब आपके ऊपर ये तनाव इतना हावी हो जाए कि आप आम जीवन के साथ तालमेल ना बिठा पाएं, और बहुत ज्यादा आसान तरीका होता है कि अगर आपके चेहरे से मुस्कान छीन लिए और आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं थोड़ा क्रोधित में आ जाएं या जिज्ञासा में आ जाएं, बस समझ लेना चाहिए अब तनाव का स्तर बढ़ रहा है। अच्छा, अक्सर ये कहते हैं, हम आजकल बच्चों को भी सुनते हैं, बहुत टेंशन है। जी, मतलब बच्चों की समझ में आता होगा क्या उनको तनाव है? जी नहीं। धन्यवाद करना चाहता हूं हम लोगों के मीडिया और इंटरनेट का कि कुछ शब्द हमारे जीवन में एक फैशन की तरह से जुड़ गए हैं, जैसे डिप्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी। ये कुछ ऐसे फैशन वर्ड हो गए हैं जो आमतौर पे लोग आम बातचीतों में कर रहे हैं, लेकिन इसका मायने नहीं पता है। इसलिए बच्चे भी यही हैं जो मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, जितनी तेजी से उनको सूचना मिलती है और वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टेंशन को कहते ही वो तुरंत ये कहना चाहिए कि हमें फिक्र हो रही है। एक फिक्र होना एक अलग बात है और टेंशन का स्तर एक आगे का है। इसी तरह से डिप्रेशन का भी स्तर एक आगे का है और छोटा सा दुख अलग है। लेकिन हम एक फैशन के साथ चलते चलते इन शब्दों का गलत पर्याय निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर छोटे बच्चे, हमें ये लगता है पेरेंट्स को कब समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है ये सच में तनाव में है? हाँ बिल्कुल। आप ये कुछ ऐसे शारीरिक संकेत या व्यवहार के संकेत मिल जाएं जिससे कि हमें समझ में आ सकता है, या तो पेरेंट्स समझ सकते हैं हमारे बच्चों के बारे में, और यह हम सोच सकते हैं अपने संगी साथी या पारिवारिक सदस्य के लिए कि उनको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाएगा, गुस्सैल ज्यादा होने लगेंगे और उनका रुझान चीजों में कम होने लगेगा। और आप देख सकेंगे कि वो रोजमर्रा में जिस तरह से आमतौर पे आसान बातें में बात कर रहे थे वो ना करके अब ये चिड़चिड़ापन, गुस्सैल चीजें ज्यादा होंगी, पेशेंस कम होगा। बस समझ लेना चाहिए इसके ऊपर कोई स्ट्रेस हावी हो रहा है। अच्छा, ये हावी होना, जो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस का हावी होना है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है? घर पे हो सकता है, स्कूल की वजह से हो सकता है, मतलब वजह को जानना जरूरी है। जरूर। और ये तब हो सकता है जब हम उससे बहुत आसानी से बात करें, क्योंकि ये तनाव उसको हो सकता है पढ़ाई की वजह से स्कूल से आ रहा हो, या उसके घर के कोई माहौल से आ रहा हो, और या हो सकता है कुछ पीयर प्रेशर जो उसके दोस्त हैं आसपास के, उसकी वजह से हो सकता है।
क्योंकि आजकल बच्चे कोई भी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से तो दूसरे बच्चों को चिढ़ाने की तरह से बताते हैं कि मेरे पास ये है, तेरे पास है कि नहीं है, या तुम ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंपटीशन जैसी भाषा आती है, एक भावना आती है, और वो ये परेशान होकर के देखते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत है, और उसको पाने की चाहत में कई बार वो सही या गलत हरकत कर बैठते हैं। बिल्कुल। और पहले के समय की अगर हम बात करें तो माता पिता थोड़े सहज रहते थे। आजकल के माता पिता बहुत स्मार्ट हो गए, तो वो चाहते हैं कि पेरेंटिंग भी स्मार्टली हो जी। तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टली की गई पेरेंटिंग बच्चे के ऊपर हावी हो सकती है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि ये स्मार्ट तरीका ऐसा हो गया है जहां पर डेडिकेशन खत्म हो रहा है, क्योंकि अब हर कोई अपना टाइम नहीं देना चाहता है। अगर पेरेंट्स भी हैं तो वो अब पेरेंट्स बन रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उनका एक व्यक्तिगत अस्तित्व खत्म हो रहा होता है, क्योंकि अब जो भी वो कुछ करना चाहते हैं वो बच्चों के लिए करें। लेकिन ऐसे में वो ये चाहते हैं कि मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय जा रहा है। और धन्यवाद देना चाहेंगे स्मार्ट मोबाइल और इंटरनेट और मीडिया का, जिसमें हर कोई व्यस्त है और हर एक को लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एंगेज रहना चाहिए, और वो अपना समय नहीं देना चाहते हैं। और ये समय तालमेल ना करवाने की वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट बनना आसान हो जाता है, लेकिन पेरेंटिंग करना ये एक अलग ही विषय हो जाता है। थोड़ा विस्तार से बताइए। जरूर। आप ये मान सकते हैं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसकी तैयारी के लिए वो पहले बहुत समय बिताता है, उस एग्जाम के बारे में जानता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, फिर अपने एजुकेशन के लेवल को जानता है, और अगर उसको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं से कोचिंग लेता है। इसी तरह से नौकरी की तैयारी करते हैं, तब वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की नौकरी के बारे में जानते हैं, जॉब प्रोफाइल जानते हैं, फिर उसके अंदर अपने अंदर वो गुण पैदा करते हैं, या कई बार होता है तो कंसल्टेंट या मेंटोर से जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब पेरेंट बनने की बात आती है शादी के बाद की, तब शायद कोई भी युवा दंपत्ति ऐसा नहीं है जो इस तरह की गाइडेंस मांगना चाहता हो। और धन्यवाद देना चाहेंगे आज के आधुनिक जगत में, जहां पर हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, सारे अलग अलग हैं। पहले ये होता था कि जॉइंट फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनको ज्ञान या जानकारियां मिलती रहती थी, आमतौर पे बात होती रहती थी, और बता दिया जाता था कि भविष्य में ऐसा होगा तो तुम्हें ये तैयारी करनी है। लेकिन अब वो जानकारियां नहीं मिलती हैं। तो न्यूक्लियर होने की वजह से हर पेरेंट ये चीजें नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब भी कभी कोई हम लोग अपने घर में पालतू जानवर लाते हैं तो उसके लिए एक स्टडी करते हैं कि ये जानवर का व्यवहार कैसा होगा, ये किस तरह से बात करता होगा, क्या खाता होगा, इसके इशारे क्या होंगे, ये हम समझ सकें। लेकिन ये इंसान जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरत है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सारे पेरेंट्स को जो कि अनुभवी अभी बनना चाह रहे हैं, जिनके भविष्य में कुछ बच्चे होने वाले हैं, वो पहले जरूर, छोटे बच्चे हैं जिनके पास जिनके अभी हैं और या प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल वो जरूर से जरूर एक बच्चे के बारे में पहले जानना चाहें कि वो इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, उसकी हरकतें क्या होती हैं, उसका स्वभाव क्या होता है, या उनके जो बोलने और कम्युनिकेशन के तरीके हैं उसका प्रभाव क्या होगा। जब इस तैयारी को वो करेंगे तब असल में हम कह सकते हैं कि वो पेरेंटिंग की जिम्मेदारी या उस रोल को निभाने लायक बन जाएंगे। तो क्या आपको मतलब आपका कहने का तात्पर्य मैं ये समझूं कि पेरेंट्स बनने से पहले एक अच्छी सी काउंसलिंग हो जानी चाहिए? काउंसलिंग के साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आज जिस तरह से हाईटेक जमाना हो गया है उसमें एक ट्रेनिंग वर्क यानी प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो रहा है। क्योंकि एक समय आपने आज देखा हो कि 2-3 साल के बच्चे भी आज मोबाइल गैजेट ऐसे चलाते हैं, शायद हम लोग यूजर मैनुअल पढ़ के भी नहीं चला पाते हैं। बिल्कुल। तो यानी हमारी जो अब नई जनरेशन आ रही है वो बहुत एडवांस आ रही है। और पेरेंट बनना, बच्चे को पालना, हमारे पुराने संस्कार, नीतियां, मूल्य, बिलीफ, इनको ट्रांसफर करना होता है नई पीढ़ी तक। वो सिर्फ एक बच्चे को पालना नहीं है, तो वो नई पीढ़ी तक हस्तांतरित किस तरह से करा जाएगा, इसके लिए हमें अपने आप को इतना ज्यादा उपलब्ध बनाना चाहिए, उतना कुशल बनाना होगा, ताकि हम वो परंपराएं, वो मान्यताएं प्लस आधुनिकता का मेल करते हुए हम नए बच्चे तक पहुंचा सके, नई पीढ़ी तक पहुंचा सकें। जी। जब नए नए माता पिता बनते हैं एक खुशी का माहौल तो होता है जी, लेकिन एक स्ट्रेस भी होता है घर में। बिल्कुल। बच्चे को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, और साथ ही जो नई माँ बनी होती है उसको बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती है, तो शायद अपने अंदर ही अंदर बहुत सारे उधेड़ बुन उसके चल रहे होते हैं जो किसी से शेयर नहीं करती, या फिर अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वो इतना ज्यादा सोचने लग जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल हमारे आसपास भय का वातावरण बहुत ज्यादा बनाया गया है, चाहे वो कोई भी मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी कंपनी या प्रोडक्ट हो, वो हमेशा अपनी चीज को पुश करने के लिए पहले आपको एक डर जरूर दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि ये हमारा समाधान है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो वो भय सुनते सुनते आज ऐसा माहौल हो चुका है कि हमें लगता है कि हम अब बहुत एक असुरक्षित माहौल में जी रहे हैं, और उस असुरक्षित माहौल में खुद का जीना तो अलग है और किसी नए बच्चे का आना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। तो ये डर कई बार माँ बाप के मन में डर पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है कि मैं खुद बचा रहा हूं,
खुद को बचाऊं और इसको भी कैसे बचाऊं, और इतना सुरक्षित माहौल कैसे दे पाऊं। तो उस सुरक्षा को पूरा श्योर करने के चक्कर में वो अपने ऊपर कुछ ओवरलोड लेते हैं, अति ज्यादा कर लेते हैं, और उस वजह से वो तनाव आता है। और जिस समय में माँ बनने वाली होती हैं, माताएं ज्यादातर कोशिश करती हैं, उस समय हार्मोनिकल बैलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, और उस वक्त का तनाव, कोई भी चीज कह लीजिए कि इतना फर्टाइल होता है वो उनका दिमाग कि छोटा सा भी अगर बीज डालेंगे तो वो तुरंत अंकुरित होकर के वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है। तो इसलिए उनके खुद के ही भाव, काफी इमोशन बदल रहे होते हैं, और उस समय में अगर कोई ऐसे तनाव या परेशानी वाली चीज आए तो यकीनन वो उसके लिए बहुत परेशानी पैदा करती है। अच्छा, एक प्रश्न और पेरेंटिंग पे लेती हूँ, फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जी जरूर। मतलब सही पेरेंटिंग क्या होना चाहिए? सही पेरेंटिंग में सब चीज का समावेश होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट बन जाना, हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, या हमारे परिवेश में क्या हो रहा है। अच्छा। और उस वजह से हम भाव विभोर होकर के, कंपटीशन में आकर के, या प्यार के अतिरेक में हम बहुत ज्यादा सुविधाएं वो उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों तक जो शायद अभी वो डिजर्व भी नहीं करते हैं, या उनको मूल्य भी नहीं पता है। तो आप प्रेम दें, स्नेह दें, हाँ, उसके साथ अनुशासन का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। वो अनुशासन आज की तारीख में बिल्कुल लैप्स है, जीरो है। अनुशासन अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चा हर चीज मांगता है कि मुझे ये सब चीज सुलभ है। और इसलिए आज आप देखते होंगे, कभी मीडिया उठाते हैं, कहीं दिक्कत होती है कि छोटी सी बात है, बाप ने अगर मोबाइल नहीं दिया तो बच्चे अपना जीवन तक खत्म कर रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि उनको जीवन का मूल्य नहीं पता है, उनको अपने उस परिवार में होने का अहमियत नहीं पता है कि मैं इस परिवार में कितना अहमियत रखता हूं। जिन बच्चों को इतना माँ बाप प्यार से पालते हैं, समझते हैं, वो एक छोटे से मोबाइल को ना मिलने की वजह से ऐसा कदम उठाते हैं। यानी इतनी ज्यादा दिक्कतें आना यह है कि हम बच्चों तक सही मूल्य और सही अनुशासन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अब वो जो भी मांगते हैं हम आमतौर पे पहुंचा देते हैं। और आमतौर पे आज के सारे माँ बाप अभिभावक ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे ये डिजर्व करते हैं, उनको ये मिलना चाहिए। बच्चे को अनुशासित करना है तो खुद को अनुशासन में रखना होगा। एक्चुअली बच्चे सिर्फ ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान बच्चे जो है मिमिक करते हैं, यानी आपकी नकल करेंगे, सीख रहे हैं वो। तो अगर आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं तो वो भी उसको फॉलो करते हैं। आज आप देख सकते हैं कि कोई माँ बाप अपने माँ बाप को भी नमस्ते नहीं करते, या अपने रिश्तेदारों को भी नमस्ते नहीं करते। तो ये जब बच्चे देखते ही नहीं है, उनको कहा जाता है तुम नमस्ते करो, पैर छुओ, तो कहते हैं क्या ये सारे नियम मेरे लिए हैं, ये इनके लिए नहीं है। और कभी ऐसा होने लगे कि अगर उनके माँ बाप अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूने लगे या उनको प्रणाम करने लगे उनके सामने, तो बच्चा खुद उसको कॉपी करना शुरू करता है और वो उसको एंजॉय करता है कि हाँ मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। बिल्कुल, बच्चों को वैल्यूज सिखाना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि बच्चे को पालने के लिए आपको अपनी जीवन शैली जो आप पुराने जी रहे थे उसमें और अब में बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। जी, अच्छा, अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, एडोलेसेंट एज में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें मुझे लगता है दुनिया भर के काम कुछ नहीं है, लेकिन तनाव दुनिया भर के। जी, रास्ते का भटकाव इनके पास है, बिल्कुल, हर चीज का इनके पास जो है सोल्यूशन होता है, जबकि होता नहीं है। जी हाँ। तो जब वो उस जाल में फंस जाते हैं तब वो तनाव में आ जाते हैं। जी, आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहेंगे कि लेटेस्ट सर्वे में ये जानकारी में आई है कि आजकल के बच्चे बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में नहीं जा रहे हैं, यानी एडोलेसेंट नहीं जा रहे हैं, वो सीधे वयस्क हो रहे हैं। और ये वयस्क होने का तरीका उनका क्या हो गया है कि उनके पास सूचनाएं कुछ ज्यादा हो गई हैं और उनके व्यवहार अब सीधे वयस्क वाले होने लगे हैं। एक किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती थी उस वक्त जो ट्रायल और एरर के लिए बहुत मानी जाती थी, यानी जितने भी आपको अनुभव करने हैं, प्रयोग करने हैं, आप उस एज में करिए, गलतियां करिए, सीखिए, क्योंकि आप बाल्यावस्था से बड़े हो रहे होते हैं। तो वो एज इस वक्त गायब हो गई, क्योंकि हर एक माँ बाप कह लीजिए या समाज के लिए, परिवार के लीजिए, वो आज छोटे छोटे बच्चों को ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल प्रोग्राम्ड होने चाहिए, वेल मैनर्ड होने चाहिए और बहुत ज्यादा कल्चरल होने चाहिए, सोसाइटी के बारे में सब पता होने। ऐसा नहीं है, उनको गलती का मौका दीजिए, उनका वो स्पेस होना चाहिए। वो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते, और वो परफेक्शन लाने के चक्कर में क्या हो गया कि वो जो किशोरावस्था, जो गलतियां एंजॉय करने वाले और सीखने वाले और हंसने वाला माहौल था, वो हंसना ना होकर के आज उन पर शर्मिंदगी होती है। तो वो शर्मिंदगी बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे किसी वयस्क होती है, और ऐसी शर्मिंदगी कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए आज वो किशोरावस्था वाला काम नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी परफेक्शन वाला काम है वो आज ना हो पाता है, तो उनके लिए तनाव, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे आजकल पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा गलत हरकतें कर लेते हैं और वो हर चीज में परफेक्शन चाह रहे हैं, जबकि वहां पर तो उनकी खुली छूट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रेशर पेरेंट्स का है। प्रेशर सिर्फ पेरेंट्स का एक ही नहीं हो सकता है, सोसाइटी का भी है। बहुत सारे माध्यम हैं,
क्योंकि हम लोग के पास इतनी सूचनाएं आ रही हैं, कभी एजुकेशन के एरिया से, कभी दोस्तों से, कभी पड़ोसियों से, कभी रिश्तेदारों से। हाँ, माँ बाप एक ऐसे होते हैं जिनसे अगर कोई भी सूचना बच्चे तक जाती है तो बड़ी विश्वसनीय होती है। वो इसको ये बता सकते हैं कि कौन सी चीजों को आपको ध्यान देना है और कौन सी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना। अच्छा, उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस बहुत सारा है, लेकिन खुद सोशल नहीं है। शायद अपनी बातें शेयर करने के लिए सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, जी बिल्कुल, उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं वो ना बोल पाना स्ट्रेस है। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, कुछ बात नहीं कर पाते हैं। और मेरे ख्याल से ये बात किसी के लिए भी नई नहीं होगी कि आज अगर हमारे परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो आप देखेंगे हमारे यहाँ के बच्चे अलग कमरों में चले जाते हैं, जबकि हमारे बचपन के समय से हमें ध्यान है कि हमें बैठाया जाता था जानबूझ करके कि आप देखो ये कौन है, इनको सम्मान भी दो और इनसे जो हमारी बातें हो रही हैं वो सीखो, और फिर वो अपनी बात बोल लेते हैं। और बात जब बोलते थे तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को समाधान भी मिलता था। बिल्कुल। लेकिन आज बच्चे, जैसे ही कोई मेहमान आता है, या अगर आप भी किसी मेहमान में जाते होंगे किसी के यहाँ पे, तो आप देखते होंगे उनके बच्चे तुरंत दूसरे कमरों में चले जाते हैं, चाहे वो अपना लैपटॉप लेके जाएं या मोबाइल लेके जाएं। और अगर नमस्ते करने आ गए तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा उनको बुलाना पड़ता है कि आइए मिलिए, कोई आए हैं, और वो नमस्ते करके वापस चले जाते हैं। इसलिए उनकी जो सोशल इंटरेक्शन कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है। और इसी वजह से आज आप देखेंगे कि चाहे मैनेजमेंट पढ़ें, चाहे बीटेक पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आज कहा जाता है ना, सोशल मीडिया तो है लेकिन खुद सोशल नहीं है। क्योंकि आज बच्चे अपनी बात व्हाट्सएप पे तो लिख पा रहे हैं, फेसबुक पे लिख पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लिख पा रहे हैं, लेकिन सामने जता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए उनको पब्लिक डीलिंग, पब्लिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पब्लिक स्पीकिंग, इन तरह के बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं उनको झेलना पड़ता है, और इस वजह से उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ यूथ पर। जी जरूर। जो जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, बहुत, चाहे वो फैमिली का कह लीजिए, चाहे सोसाइटी का कह लीजिए, कॉलेज का कह लीजिए, अपने साथ के बच्चों का कह लीजिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के टाइमिंग का मैनेजमेंट, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सारी डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं उन सब की वजह से भी तनाव है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास दिन में मिलते 24 ही घंटे हैं, लेकिन हम उस 24 को ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जो भी चीज हमें चाहिए होती है, या तो बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं और या तो बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं। और उसका कॉम्प्रोमाइज हम सिर्फ एक चीज करते हैं, वो अपनी सेहत के हिसाब से। बिल्कुल। अगर पढ़ाई है तो हम पढ़ाई इतनी ज्यादा घंटों में करते हैं कि हम अपनी सेहत या नींद को खराब कर देते हैं। ऐसे ही जब हम नौकरी पे आ जाते हैं तो उस पर परफॉर्मेंस करने पे इतना प्रेशर आ जाता है कि हम कई घंटे काम कर रहे होते हैं, और वहां पर हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और या कह लीजिए सोना, आराम, ये सारा चीज कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं डेली स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद करती हैं। यदि हम सो जाएंगे तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है और हमें फिर से वो तैयार करता है अगले दिन के कंपटीशन के लिए। लेकिन अगर वो पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी तो ये कंपटीशन वैसे का वैसे ही कंटिन्यू रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको आप कह सकते हैं, ये अब बन गई हैं। अच्छा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अक्टूबर से लेकर फरवरी जो महीना होता है, ये विंटर्स के जो 5 महीने होते हैं, इसमें जो है बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं तनाव है। अब जैसे अगर हम विंटर्स में हार्ट डिजीज की बात करें तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है तनाव का। बिल्कुल, क्योंकि आप ये भी जान लें कि आज की तारीख में मेडिकल साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि हमारी ऑलमोस्ट ऑल, यानी लगभग सारी डिजीजेस साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब ये है कि ब्रेन से अकर होती हैं, हमारे थॉट से, और हमारे शरीर में बाहर आती हैं। और अक्टूबर से फरवरी का मौसम ऐसा होता है जो सर्दी का होता है, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम करते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर हम बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, अपने आप को ढक के रखते हैं, और हम सनलाइट में भी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बैठ रहे हो या कहीं जा रहे हो। तो फिजिकल एक्टिविटी भी ऐसे हमारी होती है जो कि मेंटल हेल्थ को हमारी रिलैक्स करती है। लेकिन हम वहां पे नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास खाना पीना, इवन पानी की हमारे बॉडी में बहुत कमी हो जाती है इस समय में, क्योंकि ज्यादातर लोग पानी की जगह चाय पीते हैं। चाय पी रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं। तो होता क्या है, पानी अगर नहीं पी रहे हैं तो हमारे बॉडी में एसिड बढ़ेगा और हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम खराब होगा। तो ये सारी चीजें हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर स्ट्रेस बढ़ाती हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे कोई और। तो ऐसे में यकीनन हार्ट बस्ट होना, हार्ट अटैक आना, या अर्थराइटिस, जोड़ों के पेन, या माइग्रेन, या इस तरह के इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तनाव की बात कर रहे हैं, किसी में एक्सट्रीम तनाव है जी, कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या शो करेगा? अगर मैं यूथ की बात करूं, सबसे पहले तो आपको उसका जो अपीयरेंस है वो ही दिख जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत टाइट होगी,
चेहरे की भाव भंगिमाएं बहुत तेज होंगी और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहा होगा। और अगर आप कुछ बोल भी रहे होंगे तो वो सुनेगा नहीं, बजाय उसको जवाब देने के। तो अगर आप समझ लें कि आपकी बात कोई एक बार या 2 बार में नहीं समझ पा रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है। तो बेहतर होगा कि आप उसको पहले शांत होने की बात करें, और अगर इस समय में अगर 1 गिलास उनको पानी पिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी जैसे ही हमारे शरीर में जाता है वो उसको रिलैक्स करता है, डाउन करता है, तब वो बात कर सकता है। और स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम स्वीकार नहीं करते कि जीवन के हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं ये हमारे साथ भी घटित हो रही हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं हमारा सब कुछ वैसे ही होगा जो हमने सोच रखा है या प्लान कर रखा है, और जैसे ऐसा नहीं होता तो बस वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस को हम सीधा सा डिफाइन कर सकते हैं डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, यानी जो भी हमने एक्सपेक्ट करा है उससे थोड़ा सा भी अलग हो गया, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। और इसको आप कह सकते हैं परसीव्ड कैपेसिटी, और उससे आप कह सकते हैं परसीव्ड प्रेशर, यानी हमने मान रखा है कि मेरी काबिलियत इतनी है लेकिन प्रेशर कुछ ज्यादा आ गया है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, और ये ले जाता है हमें स्ट्रेस की तरफ। और यही स्ट्रेस में आप देखिए जूझ करके कई लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, वो अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं। वो हेल्दी स्ट्रेस हो गया, क्योंकि वो उस स्ट्रेस को अलग हेल्दी वे में ले जाते हैं। स्ट्रेस का अपना हेल्दी और अनहेल्दी होना नहीं है कोई इशू। अच्छा, स्ट्रेस एक ही तरह आप का किस तरह से ग्रैब कर आप रहे हैं? उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप उसको हेल्दी नजरिए से देखेंगे और उसका सॉल्यूशन पे जाएंगे तो वो आपके लिए हेल्दी है। अगर आप उसको कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ रास्ते नहीं दिख रहे, ये आपके लिए अनहेल्दी हो गया। तभी फिर वो एंजाइटी वाली बातें आ जाती है। जी, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, या स्ट्रेस में आप कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाएंगे। एग्रेशन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पे निकालेंगे जो जिस पे आपका पावर होती हो या आपके पास काबिलियत हो, तो अपने नीचे वालों पे लगाएंगे या अपने परिवार के लोगों पे जो बर्दाश्त कर सकते हो। बिल्कुल। और जो आज का हमारा विषय है प्रबंधन, जी, उस पे बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कैसे मैनेज किया जाए? बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये मान लेना होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो खुद ये कहें कि मैं आज ये अच्छे अच्छे काम करने वाला हूं, और सामने वालों को पूरी लिबर्टी दीजिए कि वो आपके मुताबिक काम नहीं करेंगे, उनका अपना एक व्यू है वो करेंगे। अच्छा, आप ये जैसे ही स्वीकार कर लेते हैं और आजादी देते हैं दूसरों को, तो आपका दायरा बढ़ जाता है और आप तुरंत उस पर काम करना शुरू करते हैं। प्रबंधन के लिए स्ट्रेस का प्रबंधन और भी कई चीजों को जोड़ता है, जैसे टाइम। अगर किसी को ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है तो वो नेट घर से 10 मिनट का ही समय लेके चलता है। बेहतर होगा कि वो 15 या 20 मिनट कर ले, बिल्कुल, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, शायद उनकी गाड़ी खराब हो जाए या ट्रैफिक हो जाए या मौसम कुछ हो। तो अगर आप देखेंगे वो मार्जिन थोड़ा सा आगे ले लेंगे तो उनके लिए आसान होगा। और ये शुरुआत होती है हमारे सुबह उठने से। अगर हम सुबह उठने का ही टाइम खराब कर रहे हैं तो बस हमारे जो टाइम स्पॉइलर हैं उन एक्टिविटीज को हमें कम करना होता है। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने का है तो इसका मतलब आपके पास वो 1 घंटा अपने लिए सेहत बनाने का भी है। ये जो मैनेजमेंट आप बता रहे हैं सबके लिए लागू होता है? सब पे लागू होता है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा स्क्रॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ सकते हैं, तो यकीनन 1 घंटा आप जिम में या अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज को भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और वो 1 घंटा आप अपने एफिशिएंट होकर के अपनी कामों पे भी दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम टाइम अपना जो आराम वाला है वो दे दें, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोग सोते समय तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, और आज की तारीख में अगर टॉयलेट भी जा रहे हैं तो उनके लिए मोबाइल कंपलसरी हो गया है। यानी एक टॉयलेट सीट हमारे लिए एक नया टेलीफोन बूथ बन गई है। ये एक लत हो गई, नशा हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी आदतें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी वो लत का रूप ले लेती हैं। वो चाहे किसी भी चीज की हो, वो लत खाली शराब, सिगरेट या कोई और ऐसा व्यवधान नहीं है। ये जो आपके पास अतिरेक है ये भी आपके ऊपर ही हावी हो रहा है। ये कहा जाता ना किसी भी चीज की लत होना ही सबसे बुरी लत है। जी हाँ, क्योंकि हम कहते हैं कि बाउंड्रीज बनाएं। आप देखते हैं कि जो नदी आपको बड़ी अच्छी लगती है, सुंदर है, उसके जो किनारे हैं वो बड़े मजबूत हैं। ठीक है। और जैसे ही आप देखते हैं कि वो पानी कुछ ज्यादा आता है या किनारे उसके कमजोर होते हैं, वो नदी टूट करके बाढ़ बन जाती है। और बस यही हमारा प्रबंधन है, हमारी बाउंड्रीज हैं। अगर हम ये देखें कि हमें ये काम इतने समय तक करना है, इसके बाद नहीं करना है, तो अपनी सेट बाउंड्रीज बनाएंगे तो यकीनन आपके लिए कभी भी मिसमैनेज नहीं होगा। जब मिसमैनेज नहीं होगा तो प्रबंधन रहेगा। चलिए, ये तो टाइम मैनेजमेंट बताइए आपने जी। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? अगर कभी आपको लगता है स्ट्रेस हो गया है तो सबसे पहले आपको रियलाइज कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे तनाव हो रहा है। हाँ, एक्सेप्ट कर लें। जी, क्योंकि हम कई बार कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, और इसमें एक भाषा आप अगर बदल दें तो बड़ा आसान है कि आप ये कहें कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि शायद मुझे तनाव होने वाला है या हो रहा है। आप ये ना कहें कि मैं तनाव में हूं, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गया। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि मुझे तनाव होने वाला है, आपको तुरंत ही उस क्रिएटिविटी की तरफ जाना होगा जो आपके लिए ज्यादा अच्छी चीज है।
आप कोई गाना गा सकते हैं, बिल्कुल। आप घर की सफाई कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई पेट्स हैं, जानवर हैं, उनके साथ कडलिंग कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना शुरू करें। और अगर आपको ऐसा तनाव लग रहा है तो कोशिश करिए सबसे पहले आपका मोबाइल, उसमें से जो नोटिफिकेशंस आपने ऑन कर रखे हैं सारी चीज़ों के, उनको बंद कर दीजिए। और रात के समय में आप अपना नेट बंद करके आप उसको किनारे रखिए। कुछ समय तक आप अपने पास खुद रहें। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप चाहें तो एक बात लीजिए और सिर से बाहर नहीं जाए। जब सिर से आप नहाएंगे, वो पानी में इतना अच्छा कैपेसिटी होती है कि आपके अंदर को रिलैक्स करेगी और आपको रिचार्ज करेगी। और एक लाइन ये भी कही जाती है कि आप अपने में रहेंगे, थोड़ी देर ही सही, दिन भर को कैलकुलेट कीजिए और शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपने आप में आप रहिए। अपने आप को 15 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए। सोचिए कि आपने पूरा दिन भर क्या किया है, कहाँ गलतियां हुई हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है, जो कि अगले दिन जाकर उसमें आप वो त्रुटियां न करें। हाँ। उसमें आप और सफलता पाएं। हाँ, इसको मनन करने के लिए भी आपको उतना मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल, फोन को साइड में रखें। क्योंकि सबसे पहले दिक्कत हमारी ये होती है कि हम खुद का सामना नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए कि हम लोग शीशे में अपने आप को सबसे ज्यादा देखते हैं, लेकिन एक खूबसूरत व्यक्ति से मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जिस पर बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है तनाव प्रबंधन विषय पर आज हमने जितनी भी चर्चा की है, ये चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र, देहरादून, उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।